ओम यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं। और आज का विषय हमारा है कि धनु राशि वालों के लिए गोचर में जो राहु का प्रभाव चल रहा है। गोचर में राहु आपके, यदि हम ग्रह के हिसाब से बात करें तो वो आपके लिए विशेष तौर पर गोचर में जो राहु आपके चल रहे हैं वो चल रहे हैं पंचम भाव में। बृहस्पति के साथ आने के बाद से उन्होंने अपने शुभ प्रभाव को थोड़ा कम कर दिया है। राहु यहां पर आए थे विशेष तौर पर 12/4/2022 को। 12/4/2022 को राहु मेष राशि में प्रवेश किए थे, अब से करीब करीब 17.5 महीने पहले। अब 30/10/2023 को राहु यहां से बदल जाएंगे। और जिस प्रकार का योग यहां बना, ये संतान को कष्ट दे सकता है, बुद्धि को कष्ट दे सकता है, अनेक प्रकार के कष्ट देने के योग बना सकता है। हाँ, जमीन जायदाद में जरूर कुछ ना कुछ लाभ देने के योग बना सकता है, लेकिन कई प्रभावों में बुद्धि के द्वारा यहाँ पर कई जड़ता देने के योग बना सकता है। ऐसे में कई प्रकार के कष्ट देने के, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एंजाइटी संबंधी समस्याओं को बढ़ाने के लिए राहु ने यहाँ पर अपना दुष्प्रभाव उपस्थित किया। राहु विशेष तौर पर नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। आमतौर पर कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि वो सप्तग्रह देखते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र शनि, और यहीं तक ग्रह माने जाते हैं। बाकी तो कई लोग कहते हैं उन्हीं पे प्रभाव विवेचना करते रहते हैं। लेकिन राहु और केतु को छाया ग्रह कहकर बहुत ज़्यादा उनके प्रभाव को कई बार माना नहीं जाता है। लेकिन राहु का प्रभाव कितना है, इसको आप इस प्रकार समझने का प्रयास करें। रात्रि में आप आकाश मंडल की तरफ देखेंगे तो वहाँ कितने तारामंडल, कितने नक्षत्र, कितने स्टार्स, कितने ग्रह आपको दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे रात्रि में बहुत सुंदर तरीके से आकाश मंडल में आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, क्या होता है, वो ओझल हो जाते हैं, रहते वही हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के होने के कारण से वो सब दिखाई देने बंद हो जाते हैं। तो यानी सूर्य इस सौरमंडल के स्वामी हैं और सबसे अधिपति माने जाते हैं, सबसे ताकतवर ग्रह माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं। लेकिन ग्रहण जब लगता है, राहु के कारण से लगता है, वो सूर्य का प्रकाश समाप्त कर देता है, ग्रहण लगाकर ग्रास में ले लेता है। यानी नैसर्गिक दृष्टिकोण से ज्योतिष की जो बात कही जाती है कि राहु सबसे शक्तिशाली ग्रह है, इस बात को समझ लेना चाहिए। राहु आपके पंचम भाव में चल रहे थे। पंचम बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, पंचम विशेष तौर पर विद्या का भाव माना जाता है। तो कई प्रकार के कष्ट देने के योग बनाए। सब कुछ ज्ञान आपको था, लेकिन क्या हुआ, राहु के ग्रास के आने के कारण से ऐसा विषय नहीं था कि आपको ज्ञान ही नहीं था, आपने ध्यान नहीं दिया, वो बात अलग है। आप ये राहु का, ये ग्रह का ही तो प्रभाव है कि सब कुछ होते हुए, ज्ञान होते हुए भी उसका प्रभाव आया और उसके कारण से फिर वो शक्ति इतनी ज़्यादा संपन्न था कि वो आपको बहुत सारे कार्य करने ही नहीं दिया। अब राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। अब जो कष्ट हुआ है राहु के कारण से, उसके बाद बृहस्पति महाराज वहाँ पर आ गए हैं। और बृहस्पति की उम्मीद थी कि पंचम में बृहस्पति आकर भाग्य को भी देखा, लग्न को भी देखेगा और कई प्रकार से शुभ योग, लाभ के योग बनाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया राहु ने, राहु के बृहस्पति के कारण से। अब राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और राहु आपके लिए बहुत सुंदर जगह जाएंगे। चतुर्थ भाव में राहु जब जाएंगे और वहाँ पर जो योग बनाएंगे वो सब तो हमको देखना पड़ेगा क्या कुछ करने वाले हैं, किस प्रकार से करने वाले हैं। लेकिन जब जाते हुए राहु, जितना राहु ने कष्ट दिया है, जाते हुए राहु आपको सुख दे के जा सकते हैं। उसके लिए कुछ खास उपाय यदि आप कर रहे हैं, वो इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि ग्रह जब पूर्ण शक्ति में होता है तो क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रोपेंसिटी में उपाय करने का प्रयास करते हैं। जब शत्रु प्रबल हो तो छोटा मोटा साधारण चीज़ तो व्यक्ति सामने खड़ा ही नहीं हो सकता है, बोले बड़ा शक्ति संपन्न है। और एक बात समझे, जब वो पदार्पण करने वाला होता है, निकलने वाला होता है, जाने वाला होता है, तो क्या होता है, छोटे छोटे लोग भी, छोटे छोटे शक्ति वाले भी वहाँ उसके समक्ष उसको भगाने के लिए काम कर देते हैं और कई बार वो जीत भी जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि राहु की शक्ति अब कम हो गई है। ऐसे में जाते जाते एक ज्योतिष में सिद्धांत और कहा गया है कि जिस ग्रह ने आरंभ में और मध्याह्न में, मध्यकाल में जितना कष्ट दिया हो, जाते जाते वो भाग्य जगा जाता है। तो यही सिद्धांत को समझते हुए हम कह रहे हैं कि अभी जो 30 तारीख को राहु बदलेगा, उससे पहले पहले कुछ खास उपाय यदि आप कर लें उसको ठीक करने के लिए, तो थोड़े से अल्प मात्रा में उन कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं जो राहु के द्वारा किए गए हैं। तो सुंदर तरीके से भाग्य को जगाने का प्रयास कर सकते हैं। बृहस्पति वहाँ पूर्ण शक्ति में है और वक्री होकर बृहस्पति और ताकतवर हो जाते हैं। तो जिस प्रकार का बृहस्पति की सपोर्ट मिल रही है और ऐसे में राहु निस्तेज होते चले जा रहे हैं, बदलने की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ऐसे में अब आप अपने कुछ खास उपायों को कर बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ लेने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
सबसे पहले तो उपाय आप जो हम बता रहे हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो एक मंत्र ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति आप जप करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इस उपाय को कर आप बहुत सुंदर तरीके से अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं और सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। सुंदर तरीके से ये उपाय करने का प्रयास ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे, शाम के समय नित्य प्रति इसका मंत्र का जप कर लीजिए। देखिए सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि ये हर ग्रह के दिन है, राहु का कोई दिन नहीं है, राहु का समय है, नित्य प्रति आता है, हर रोज आता है। सूर्यास्त के उपरांत शिव मंदिर में जाकर ये ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः एक मंत्र का यदि आप माला करने नहीं जा पा रहे मंदिर, कोई बात नहीं, घर में बैठ के कर लीजिए। गाड़ी में है, गाड़ी में बैठे बैठे कर लीजिए, माला की आवश्यकता नहीं है। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः राहु के प्रभाव को कम करने में बहुत सुंदर तरीके से इसके लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। संतान के लिए बड़ा भारी योग रहेगा, ट्रांजिट का टाइम है, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे में आप एक उपाय और कर सकते हैं, सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले श्वान के निमित्त, कुत्ते के निमित्त कुछ रोटी इत्यादि डाल दीजिए। ये बहुत सुंदर उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास की। सीधा साधा उपाय है, सूर्य उदय होने से पहले उठे और जाकर कुछ श्वान को निमित्त रोटी इत्यादि डालने के लिए कुछ व्यवस्था बना दीजिए। ये सुंदर उपाय है, इसके द्वारा आपके ग्रहों को ठीक करने में बहुत सुंदर तरीके से सहायता प्राप्त होगी और इससे लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद जब 30 तारीख के बाद राहु बदल जाएगा तो एक नए स्थान पर राहु जाएंगे। चतुर्थ भाव में राहु विशेष तौर पर क्या कुछ करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए। चतुर्थ भाव सुख का भाव माना जाता है, माता का भाव माना जाता है, और ऐसे में राहु का वहाँ प्रभाव आना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, एक हम अलग से वीडियो बनाकर उपस्थित करेंगे। राहु का प्रभाव कैसा रहेगा, क्या कुछ करने जा रहे हैं राहु आपके लिए परिवर्तित होने के बाद, उसको समझ के उसका उपाय। देखिए सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। चिंता नहीं करनी पड़ती है किसी चीज़ के लिए, समझ डेवलप करनी पड़ती है और उसके बाद हर चीज़ का निदान मिल जाता है। लेकिन कर्म करना पड़ता है, कर्म शुद्ध भाव में रखेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 50-70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर, आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।